पंजाब जनमंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आप देख रहे हैं राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। तुलसीराम जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायक हैं, उनकी क्लासिकल संगीत के साथ हम हैं आज कोटा शहर में। औद्योगिक नगरी के बतौर ये कोटा शहर पहचाना जाता था, लेकिन अब शिक्षा नगरी के बतौर इसकी पहचान है। बलिदान की गाथा रखने वाली हाड़ी रानी के उस शहर में हम हैं, उस इलाके में है हाड़ौती में, जो अपने आप में वाइब्रेंट है, जहां की राजनीति अपने आप में अलग तरह का इतिहास रचती रही है। इसलिए एक बार फिर हम उसी कोटा शहर में हैं, जहां से हम कोशिश कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति की नब्ज को टटोलने की। यहां पर 2 संसदीय सीटें हैं, एक है झालावाड़ और बारां, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह लगातार सांसद हैं और एक बार फिर वो चुनावी मैदान में है। ठीक इसी तरह से कोटा शहर की बात करें, कोटा और बूंदी लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो यहां से ओम बिड़ला बीजेपी के सांसद एक बार फिर मैदान में है और वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये वो शहर है जो पूरे देश के करीब 2.5 लाख बच्चों को अपने यहां शिक्षा देता है और उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिहाज से तैयार करता है। यहां की राजनीतिक नब्ज टटोलने से पहले हम सीधे आपको लेकर के चलते हैं उन मेहमानों के पास जो हमारे साथ हैं, आज इस पैनल पर हैं। ये हैं रिम्पी कुमारी, जिन्होंने पूरे देश में एक अलग तरह का इतिहास रचा है। ये महिला किसान हैं और उन्नत कृषि के लिए ये पहचानी जाती है। इनको कई अवार्ड मिले हैं और खेती को लेकर के ये इतनी सजग हैं कि खुद अपनी खेती करती हैं, खुद न केवल ट्रैक्टर चला करके खेती करती है बल्कि पूरे हाड़ौती संभाग में महिला किसानों को तैयार कर रही हैं। रिम्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद हमारे साथ हैं रजत खन्ना। रजत खन्ना इस इलाके के वो पत्रकार हैं जो लगातार यहाँ की राजनीति को कवर करते रहे हैं, यहाँ की राजनीतिक नब्ज को टटोलते रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रजत जी। धन्यवाद सर। संदीप शर्मा, तेज तर्रार नेता, छात्र राजनीति से आए, विधायक हैं, दूसरी बार विधायक हैं बीजेपी से, और चूंकि बीजेपी की सत्ता थी पहले राजस्थान में और अब केंद्र में, लिहाजा सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में भी संदीप शर्मा ही होंगे। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। और अब बात कर रहा हूं मैं रविंद्र त्यागी की, जो कि तेज तर्रार नेता हैं, कांग्रेस के यूआईटी के चेयरमैन रहे, और हालांकि रामनारायण मीणा जो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको यहां पर आना था, लेकिन उन्होंने अपने नुमाइंदे के बतौर रविंद्र त्यागी को भेजा। त्यागी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार साहब। और अब कल्पना शर्मा, जो कि जानी मानी एडवोकेट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहां के महिलाओं के मुद्दों को खास तौर पर वो उठाती रही। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ये कोटा शहर है, यहां पर तमाम तबकों से लोग आए हैं। ये वो शहर है जिसने हर तरह के उतार चढ़ाव को देखा है। एक वक्त था जब भारत का कानपुर कहा जाता था कोटा। ये औद्योगिक नगरी के बतौर पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कुछ इस तरह से मशहूर था कि पूरे देश के लोग यहां पर आकर काम करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ इस तरह से इस शहर को ग्रहण लगा कि यहां पर आधा दर्जन से ज्यादा वो फैक्ट्रियां बंद हो गई जहां पर हजारों लोग काम करते थे, और करीब 25,000 परिवार उन फैक्ट्रियों के बंद होने के बाद प्रभावित हुए हैं। पिछले चुनाव में भी यह सबसे बड़ा मुद्दा था उन फैक्ट्रियों को शुरू करने का। साथ ही यह शिक्षा नगरी के बतौर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग तरह की पहचान बना रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, हजारों यहां पर टिफिन सेंटर हैं। यहां पर एक कहावत है कि यहां पंचर की दुकान से लेकर के आलीशान शोरूम तक जिस तरह से फलते फूलते हैं, उसके पीछे यही कोचिंग इंडस्ट्री है। यहां पर बड़ा मुद्दा रहा है कोचिंग का। छात्रों से जो कर वसूला जाता है जीएसटी का, उसको लेकर के भी यहां पर बड़े आंदोलन हुए, उन पर भी हम बात करेंगे। बात शुरू करते हैं संदीप शर्मा से, जो बीजेपी के विधायक हैं। संदीप जी, क्या मुद्दा है आपका इस वक्त? देखिए, हमने कोटा शहर में विकास के नए आयाम खड़े किए हैं। कोटा को दुर्घटना मुक्त शहर बनाया। कोटा में रिंग रोड के रूप में आज कोटा दुर्घटना से पूरी तरीके से मुक्त शहर बना है। हैंगिंग ब्रिज और कोटा नॉर्दर्न बाईपास के बनने के बाद जहां कोटा
शहर में एक और इतनी दुर्घटनाएं हुआ करती थी, किसी माँ का लाल उसके आंचल से छिन जाता था, कोई बच्ची। विकास आपने इतना किया है तो फिर राष्ट्रवाद बीच में कहां से आ रहा है? राष्ट्रवाद बीच में नहीं आ रहा। राष्ट्रवाद तो लोगों के हृदय में बसा हुआ है और हर भारतवासी जिसने भारत मां पे जन्म लिया है वो अपनी मां की तरह भारत मां को प्रेम करता है और उस भारतवर्ष की ओर कोई टेढ़ी आंखों से देखे ये भारतवासियों को मंजूर नहीं। और इसीलिए आज जिस प्रकार देशवासी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति बहुत जागरूक हुआ है, 60 वर्षों से वो आपका मुद्दा क्या है? विकास, राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद भी है और विकास तो हमारा मुद्दा है ही सही। विकास में तो हमने जो कांग्रेस ने इस कोटा शहर को, इस पर बात करेंगे। रविंद्र त्यागी जी, ये जो संदीप शर्मा जी बीजेपी यहां पर जिन मुद्दों पर वोट मांग रही है, ये करें डेवलपमेंट हुआ और राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा। बोलिए आप। अब ये ऐसा है, जो भी संदीप शर्मा जी ने, विधायक महोदय ने बातें करी हैं, सारी झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें, कोई विकास नहीं हुआ। हैंगिंग ब्रिज वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के टाइम में उनका काम शुरू हुआ था। रिंग रोड की योजना हमारे कांग्रेस शासन काल में हुई थी। इनके कार्यकाल में, भारतीय जनता काल के कार्यकाल में एक विकास नहीं हुआ, एक विकास नहीं हुआ, एक ईंट का। आज आप कोटा देख रहे हैं, पूरा कोटा, यहां तक कि जहां कार्यक्रम चल रहा है ये भी हमारी देन है। सीबी गार्डन, ये ओपन एयर थिएटर, 7 वंडर्स देख रहे हैं, ये भी हमारे कार्यकाल में विकास हुआ है। कोटा की सड़कें, चौराहे, पार्क, ऑडिटोरियम, सारे एलिवेटेड रोड और जितना भी विकास हुआ है कच्ची बस्ती। आप उसी मुद्दे पे जा रहे हैं? हम निश्चित रूप से हम 3-4 मुद्दों पे चल रहे हैं। नंबर 1 तो विकास का मुद्दा, इन्होंने कोई विकास का काम नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अरे ये बताए तो सही, ये राष्ट्रवादी बनते, देश आजादी में इनका क्या योगदान रहा? देश के साथ इन्होंने वो अभी का मुद्दा बताएं, अभी का। नहीं, दो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं। एक सर्जिकल स्ट्राइक हो रहे हैं। देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने 72 के युद्ध में पाकिस्तान में लाहौर के अंदर तक घुस गई थी। 93,000 आत्म सैनिकों ने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण किया था और पाकिस्तान का भूगोल बना दिया था। आपको लगता है कि ये मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? कल्पना जी, आपके लिहाज से क्या मुद्दा है? महिलाओं के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पर क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव के लिए? देखिए, ये केवल कोटा की महिलाओं की बात नहीं है, पूरे राष्ट्र की महिलाओं का मुद्दा एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा ये है कि महिला आरक्षण। आज देख लीजिए, यहाँ पर मंच पर भी 2 महिलाओं ने पुरुषों को आरक्षण दे रखा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो महिलाएं की क्या स्थिति है। महिलाओं की स्थिति, संविधान में भी महिलाओं को आर्टिकल 20 के तहत गरिमापूर्ण स्थिति जीने का अधिकार था। अगर महिलाएं गरिमापूर्ण स्थिति जिए और तो स्वच्छंद रूप से अगर काम करती हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण पैदा होता है। विकास के लिए, विकास जो है वो द्रुत गति से बढ़ता है, क्योंकि महिलाएं जहां भी काम करती हैं वहां पर उनको अपना पोटेंशियल सिद्ध करने के लिए चौगुना जोर लगाना पड़ता है, जब जाके महिलाएं अपनी स्थिति को बना पाती हैं। महिलाओं का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा। बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण। महिला आरक्षण ऐसा मुद्दा है कि यदि महिला आरक्षण हो, और ये कितनी कम महिलाएं यहाँ पर हैं, अगर इस तरीके से समाज में जितना पुरुष वर्ग है उतनी ही महिलाओं का, अगर महिलाओं की भागीदारी हो तो मैं समझती हूँ ये बिल्कुल महिलाओं की भागीदारी भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर बात करें जो वकालत करती हैं महिलाओं की, उनकी, रजत जी आप तो लगातार कवर करते हैं हाड़ौती को, वैसे यहाँ पर मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? क्योंकि हर चुनाव में बात होती है बंद कारखानों को चालू करने की, नहरी पानी को टेल तक पहुंचाने की, कई मुद्दे इस तरह के। ये अभी जो आपने बात कही कि एक जमाने का ये कानपुर था, 100% बात सत्य है कि कोटा एक जमाने में कानपुर की श्रेणी में माना जाता था। बहुत बड़ा औद्योगिक विकास हमारे इस शहर का हुआ है और आसपास के क्षेत्रों का भी हुआ है, और ये पिछले करीबन 20, 25, 30 साल का ये मुद्दा है, अब आज भी है कि यहाँ पर रोजगार के नाम पर कोई विकास नहीं हुआ। संदीप जी से बात करेंगे। यहाँ पर किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा छाया रहा। किसानों की आत्महत्या का मामला भी सामने आया, लहसुन की खरीद में जो भी कुछ हुआ उसको लेकर के भी बड़े विवाद हुए। आप महिलाओं को खेती किसानी के लिए प्रेरित कर रही हैं,
आपको क्या मुद्दा लगता है बड़ा? महिलाओं का मुद्दा बड़ा है या किसानों का बड़ा मुद्दा है? मैं किसान हूँ तो मेरे लिए किसान और महिलाओं दोनों का मुद्दा है। किसान जो मतलब 5 साल पहले जो उन्होंने प्रगति की थी वो नीचे जा रहे हैं। बीजेपी ने जो भी सरकारें आती है हमेशा किसानों को 70% किसान है उनको केवल वोट बैंक मान के, जब वोट आते हैं, चुनाव आते हैं हर 5 साल में, तब उन्हें संभाला जाता है। 5 साल बाद वादे आए, जीती सरकारें और चली जाती हैं। कोई कुछ कहता है, लालच देकर किसानों से वोट ले लिए जाते हैं, उसके बाद किसानों को पूछा ही नहीं जाता। जैसे 2-3 साल में जो पैदावार बढ़ जाती है किसानों की, तब वो मंडी में बेचने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, और खेत में कितना मर पच के वो फसल तैयार करता है, लेकिन मंडी में जाता है तब उसको पूछने वाला कोई नहीं है। हर सरकार आती है तो केवल इसी मुद्दे को लेकर आती है। 70% किसान है कि हम किसानों को ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की है, जो कि इनको बहुत पहले कर जानी चाहिए थी। जब ये बीजेपी सरकार सेंटर में आई थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को शर्त पर ही आई थी, तभी इनको वोट दिए थे किसानों ने। और आज किसानों की जब 2 दिन पहले, आपको लगता है किसानों को वोट बैंक समझ रहे हैं? हाँ जी, किसानों को सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा है। पिछले 5 सालों से सरकार उनको बिल्कुल भी नहीं ले रही है। आज बड़ा सवाल है संदीप जी आपसे। आप सत्ता में थे, राजस्थान की सत्ता में थे, केंद्र की सत्ता में हैं। ये जो बड़ा मुद्दा है किसानों की आत्महत्या का, किसानों की फसलों की सही उपज नहीं मिलने का, देखिए, मैं नहीं समझता कि कभी किसानों के हित में 60 वर्ष में जो काम हुए वो इन 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना को ले लें, अथवा किसानों को सक्षम करके और उन्हें इतना समृद्ध बनाया जाए कि उनकी आय को हम दुगना कर सकें, ये व्यापक काम हुए। तो पहली बार किसानों को सक्षम और समृद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुए। और जब उन पर आपदा आई, चाहे वो प्राकृतिक आपदा रही हो, तो सबसे ज्यादा बजट यदि मिला तो वो हमारी प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने दी। लेकिन किसानों का लोन तो कांग्रेस माफ कर रही है साहब, किसानों के लोन कांग्रेस माफ कर रही है। किसानों के लोन के रूप में उन्हें गुमराह कर रही है। अभी तक जो कोऑपरेटिव के लोन थे सिर्फ वो माफ किए गए, जो नेशनलाइज्ड बैंकों के लोन थे वो कांग्रेस सरकार ने माफ नहीं किए। ये इसी प्रकार कांग्रेसों का दोहन करने वाली सरकार रही है। सदैव से कांग्रेस ने किसानों को गुमराह किया है। आप कह रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों का, राष्ट्रीयकृत बैंक के लोन को लेकर के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है? पत्र लिखा, लेकिन वादा जो किया था वो वादा यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने किया था, और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे उन्होंने किया था। प्रधानमंत्री से कोई बात नहीं हुई थी उनकी, प्रधानमंत्री से पूछकर उन्होंने। आपको लग रहा है टाल रहा। रविंद्र त्यागी जी, ये किसानों का जो मुद्दा है ये कितना बड़ा मुद्दा है, और आरोप ये है कि आप भी अब टाल रहे हैं। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 5 साल में 76 किसानों ने तो हाड़ौती में आत्महत्या करी, और पूरे राजस्थान में 270 किसानों ने आत्महत्या किए। और किसानों, मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए। यहाँ युवा हैं कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार दूंगा। 5 साल में 10 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। कितने लोगों को रोजगार मिला? अभी जो किसानों का मुद्दा, किसानों के लिए कहा था, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आप ये आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने जो किसान के ऋण माफ करने की बात की थी उसमें आधी अधूरी। हमारे पिछली विधानसभा चुनाव से पहले माननीय राहुल गांधी ने कहा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों के कर्ज माफ करेंगे 2-2 लाख, और सबके कर्ज माफ कर दिए। और बाकी जितने भी है, कोई प्रक्रिया चल रही है सरकार को बने हुए 3 महीने हुए, 3-4 महीने हुए, सब एक एक किसान का कर्ज माफ होगा। ये झूठी बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। इस पर वापस बात करेंगे किसानों के मुद्दे पर, लेकिन हमारे साथ सभी तरह के लोग आप देख सकते हैं। ये वो शहर है जो बहुत वाइब्रेंट है, जहां पर कहता है कि हर छोटी सी बात पर यहां पर आंदोलन खड़े हो जाते हैं। ये वो शहर है। मैम, आपके लिहाज से क्या मुद्दा है, यहाँ के चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? मेरे हिसाब से एक मुद्दा है कि महिलाओं के लिए जो कानून बने उनका लाभ महिलाओं को नहीं मिल रहा है। महिलाएं कानून के दरवाजे पे जाती है, हताश होकर अपना अधिकार भी छोड़ देती है। मैं चाहती हूँ ऐसी एकल महिलाओं के लिए जल्दी से जल्दी न्याय मिले, और उनका जो भी काम है वो सरकार से मैं ये अनुरोध। आप बताएं क्या मुद्दा है? महिला मुद्दों को लेकर बड़े दायरे में सोचा जाता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता जितना उनके लिए सोचा जाता है, और समाज में उस तरीके से लागू नहीं हो पाता। जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिले, इसके लिए न्यायालय में जो प्रावधान लागू होने चाहिए तो उनको वो उस तरीके से नहीं मिल पाता। तो महिला मुद्दों पर काम
होना चाहिए और जो बातें होती है, काम नहीं होता। आप बताइए। हाँ, हम सोशल वर्कर हैं और हम सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं एक, और हमारे यहाँ काफी महिलाएं हैं, रोज केस आते हैं, लेकिन वो क्या है, कभी थाने में जाती है तो वहाँ राजनीतिकरण हो जाता है, उनको लाभ नहीं मिलता है। तो राजनीति का इसमें हस्तक्षेप नहीं हो और महिलाओं को पूरा लाभ मिले। आप कुछ कहना चाहेंगे? अलग अलग पार्टियां घोषणाएं तो खूब करती है महिलाओं के लिए, लेकिन वास्तव में 4 साल तक तो जीतने के बाद 4 साल तक तो महिलाओं को पूछती नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे करके फिर चले जाते हैं, तो उनको इससे संबंधित कोई आप कुछ केवल किसान, जैसे अभी हमारी दोनों बहनों ने रखा कि जो किसान हैं और महिलाएं हैं, दोनों को वोट बैंक समझा जाता है और ये आधी आबादी है। दोनों सरकारों ने ना तो महिलाओं के लिए कोई महिला सशक्तिकरण नीति बनाई, न महिला आरक्षण दिया, न किसानों के लिए कोई नीति बनाई। तो बिना नीति बनाए कोई बदलाव नहीं हो सकता है, कोई इनका सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। बड़ा सवाल है दोनों ही राजनीतिक दलों से, आप क्या मानती हैं? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे भी अभी रेप बहुत बढ़ गए हैं, रेप में भी कम से कम गवर्नमेंट को एससी और जनरल कैटेगरी छोड़ देनी चाहिए। रेप जैसा मुद्दा है वो एससी के साथ होगा तो भी उतनी तकलीफ होनी है, जनरल कैटेगरीज के साथ होगा तो भी इतनी तकलीफ होनी है, बट वहाँ कोर्ट में भी ये माना जाता है कि ये अगर एससी है तो ये ज्यादा दुखी है, ये जनरल है तो कम दुखी है। तो ये सर भेदभाव क्यों? और दूसरी चीज ये मैं सबसे कहना चाहूंगी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, पब्लिक को पागल बनाने के लिए 5 साल में जो अपना उनका घोषणा पत्र है सर, अगर वो घोषणा पत्र फुलफिल नहीं करती है तो पब्लिक की तरफ से 420 धारा लग के उनके ऊपर केस होना चाहिए कि आपने जो कहा है 5 साल में नहीं किया तो आप जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उनका पनिशमेंट होना चाहिए कि ब्याज सहित उनके घोषणा पत्रों की फुलफिल हो, नहीं तो वो घोषणा पत्र में शामिल ना करें सर। जी बिल्कुल, आपको लगता है कि एक एफिडेविट के शेप में होना चाहिए घोषणा पत्र? सर, क्योंकि घोषणा करना दैट मीन्स आप एक कमिटमेंट कर रहे हो। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है सर? एक विश्वास, और उसी के द्वारा आप पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो, 5 साल उन पर राज करते हो, अपनी प्रॉपर्टी खड़ी करते हो, पब्लिक गरीब, इनके टैक्स से नेता अमीर। और एक सवाल और है मेरा कि आप लोग हेलमेट के 300 रुपए जो चालान काटते हैं, आज भी सड़कों पर खड्डे हैं, आज भी एक्सीडेंट होते हैं, वो 300 रुपया जाता कहाँ है सर? मेरा ये सवाल है। जी बिल्कुल, आप बताएं। मेरे लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। हमारे 70% यूथ 12th स्टैंडर्ड से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चे हैं, और उनके सामने हम पकौड़े तलने जैसा लो स्टैंडर्ड का ऑप्शन रखते ही क्यों है? हमने आपको पावर दी, हमने आपको ऐसी कुर्सी पर बिठाया जहां से आप मतलब अनलिमिटेड जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, फिर पकौड़े तलने जैसा सब स्टैंडर्ड ऑप्शंस हम अपने पढ़े लिखे बच्चों के सामने क्यों रखते हैं? जी बिल्कुल, संदीप जी से सवाल है, ये सवाल आप ध्यान रखें। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्योंकि एक शहीद की ऑफिसर की वाइफ हूँ, मुझे देशवासियों से पूछना है कि मेरे भारतीय सेना पूरे विश्व के अंदर एक स्थान रखती है, 4था नंबर तो पावर के हिसाब से और स्ट्रेंथ के हिसाब से 2nd। उसके बावजूद जब हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ भी एक्शन लेती है तो उसमें सबूत मांगे जाते हैं कि आप कैसे। तो ये जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, आप नेता बन करके एक सैनिक पर सवाल उठाते हैं, मैं सख्त खिलाफ हूँ इसके। जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत सैल्यूट सबसे पहले तो यहाँ पर आकर बात रखने के लिए। आप बताएं। सबसे बड़ी बात तो मेरी सबसे एक बात है कि कहा जाता है कि शहर को सुंदर बनाने की आवश्यकता दोनों तरफ से होती है, लेकिन हम स्मार्ट सिटी की जब बात करते हैं तो कोटा को अगर हम देखें सर, पहले से बहुत नीचे गिर चुका है। क्लीन सिटी की, ग्रीन सिटी की बात करते हैं, कहीं सफाई दिखाई नहीं देती। जैसे भी कहा हेलमेट की बात हुई, सफाई भी मुद्दा आपके लिए। बिल्कुल, और दूसरा भी हेलमेट की बात हुई थी। अभी 18 तारीख को कैरियर पॉइंट का बहुत बड़ा यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। जब हम कहीं काम करते हैं सड़क का, तो ये व्यवस्था क्यों नहीं की जाती कि वहां से दूसरी व्यवस्था निकाली जाए ताकि घर के परिवारों के चिराग ना बुझे। बहुत ही भयंकर एक एक्सीडेंट। जी बिल्कुल, आप बताएं। बेरोजगारी मुद्दा है? जी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो वादे किए जाते हैं दोनों ही सरकार की तरफ से वो पूरे नहीं किए जाते। दूसरी तरफ कोटा की जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के आसपास घूमती है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस है वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए कुछ करते नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो बच्चे सुसाइड करते हैं उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। उन्हीं की आवश्यकताओं के ऊपर जीएसटी लगा दिया गया है, तो आखिर किस मुद्दे पे आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? एक जी बिल्कुल, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जहां दोनों पार्टियां अपना फायदा उठाती हैं, दोनों पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाती है, लेकिन स्वच्छता, साक्षरता, इसके बारे में कुछ काम नहीं करते हैं। सर, कोटा एक एजुकेशन। आप बताएं।
अभी मेरी बहन बता रही थी कि दोनों पार्टियां यूज करती है महिलाओं के वोट बैंक का, ऐसा नहीं है। महिला वोट बैंक का इस्तेमाल होता है। राजस्थान के हाड़ौती संभाग से, कोटा शहर से, जो बलिदान की गाथाओं के लिए भी मशहूर है, तो औद्योगिक क्रांति के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर आंदोलनों की एक अपनी परंपरा रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर किसानों की आत्महत्या का मामला सबसे ज्यादा गरमाया। यहाँ पर शौर्य की भी कई कहानियां रची गई। चेतन चिता जो आतंकियों से लड़ते हुए कामयाब रहा आतंकियों को मार गिराने में, और पुलवामा में भी यहाँ के जो सैनिक है उन्होंने शहादत का इतिहास रचा। लेकिन बात शुरू होती है हाड़ौती की, उस हाड़ी रानी के बलिदान से, जो इस इलाके को एक अलग तरह की गौरवमयी परंपरा के लिए पहचान देती है। किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चित रहा है पिछले चुनाव में, और पहली बार राजस्थान में इस तरह की खबरें आई कि किसानों ने आत्महत्या की। आप किसान हैं, आप बताइए क्या मुद्दा था? मेरा नाम पन्नालाल मीना है। मैं सर्वोदय किसान मंडल से ज्वाइन करता हूं, किसान संगठन चलाते हैं। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये बताओ कि केंद्र सरकार से स्वामीनाथन जहां तक रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे वहां तक किसान का फायदा नहीं हो सकता। दूसरी चीज, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं करते तो केंद्र सरकार जो समर्थन मूल्य जो घोषित करती है उसके बराबर तो मार्केट में गेहूं बिकना चाहिए। उसका मतलब समर्थन मूल्य जो फसल का वो तो उस आधार पर बिकना चाहिए, उस आधार पर नहीं बिकता। वो अभी गेहूं की फसल का 1840 है और मार्केट में 1600 रुपए गेहूं बिक रहा। किसान मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? दूसरी चीज, यहाँ पर शुगर मिल बंद पड़ी हुई है, क्या करेंगे किसानों को? अरे वो तुम फसल नहीं है तो और पानी नहीं है तो क्या करोगे आप लोग? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि किसानों की आय को दुगुनी करने की कोशिश हो रही है और उसमें काफी कुछ कामयाबी भी मिली है। ऐसा है सब, हमारे को वो तो बताओ किस आधार पे दुगनी होगी? जब जहां तक मैं बता रहा हूँ ना, आपकी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं होगी वहां तक कैसे होगी दुगनी? या समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी, कैसे होगी दुगनी? रास्ता बताओ ना आप। मैं केंद्र सरकार को जो है जब जाके किसानों को। ये बीजेपी से बड़ा सवाल है। संदीप शर्मा जी, किसानों की आत्महत्या यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बनी। लहसुन की खरीद यहाँ पर नहीं हो पाई, उचित मूल्य नहीं मिला और लोगों ने सड़क पर उसको फेंक दिया। हालांकि जो सांसद हैं आपके ओम बिरला, उन्होंने इस मामले को संसद में भी उठाया, लेकिन यहाँ पर लोग संतुष्ट नहीं। देखिए, किसानों का बड़ा मुद्दा है और उसके लिए लगातार स्थानीय सांसद के रूप में बिरला जी ने प्रयास किए हैं और केंद्र सरकार ने भी भरपूर कोशिश करके जो एमएसपी रेट है उस पर अनाज लेने का जो आदेश हुए उससे काफी किसानों को राहत मिली। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा के कारण जो वर्तमान में यहाँ कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार आपकी सरकार थी, ये तो सरकार आए हुए उसके बाद में चुनाव में जुट गई। हमारी सरकार ने पूरी तरीके से कांग्रेस के जो असफल कार्यकाल में जो कार्य रहे उनको संशोधित करते हुए और पहली बार इतिहास में हमारी सरकार ने प्रत्येक किसान को 50,000 रुपए तक के ऋण माफ करे और 50,000 ऋण से बहुत सारे। संदीप जी, कांग्रेस की 60 साल की कामयाबी या नाकामयाबी पर आप कब तक वोट मांगेंगे? अब तो आपसे पब्लिक के सवाल पूछ रहे कि आपने क्या किया। निश्चित रूप से आज यदि हम देखें, किसानों से लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर जो आम जनता के लिए काम हुए वो केंद्र सरकार के द्वारा वो जनता को नजर आते हैं। चाहे वो स्टार्टअप योजना का भी, अब बहन जी पूछ रही थी, स्टार्टअप योजना के तहत बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे परिवार जो स्टार्टअप 10,000 करोड़ रुपए लगाकर केंद्र सरकार ने। लेकिन वो नाराज हैं, वो निराश हैं, वो कह रही है कि इतने पढ़ने लिखने के बाद आप पकोड़े तलने की योजना दे रहे हैं, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। आप बताइए, ये जो किसानों के मुद्दे हैं उस पर बीजेपी लगातार दावा भी कर रही है और उनके पास कई चीजें कहने को भी है, कई योजनाएं गिनाने को भी। माननीय मोदी जी जब 5 साल पहले चुनाव लड़े थे, पूरे देश में घूमे थे, उन्होंने कहा था कि मैं किसानों के कर्ज माफ करूंगा, किसानों को न्याय दिलाऊंगा, उचित मूल्य में उनकी फसलें बिकाऊंगा। मोदी जी ने एक वादा पूरा नहीं किया, एक घोषणा पूरी नहीं की और किसानों के यह हालत हो गए कि फसल का जो खर्चा होता था उसमें आधा भी नहीं मिल पाता था और किसानों का मजबूर होकर कर्ज में डूब गया और आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। लेकिन अब आपकी सरकार आ गई, अब आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान में हमारी सरकार है।
सबसे पहले हमने 2-2 लाख के कर्ज माफ करने की कार्रवाई करी। अभी आप महिलाओं की भी बात कर रहे थे, हमारी बहनों से आपने पूछा महिलाओं के बारे में, हमारे जो सांसद महोदय महिलाओं की सुरक्षा की बात चल रही है। अब उन जो संवेदनशील लोग हैं, जो साहित्य के सृजन करते हैं, रचनात्मक कार्यों में लगे रहते हैं, वो इन मुद्दों को किस तरह से देखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताइए, यहाँ पर जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको किस नजरिए से देखते हैं? मेरा तो ये मानना है साहब, ये दोनों जो सरकारें हैं, जो ये हरामखोरी करा रही है कि मुफ्त में खाना, मुफ्त में दवा, मुफ्त में सहायता, मुफ्त में फलानी ढिमकी, मैं ये कहता हूँ कि जो यहाँ के बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए, उस पैसे से विकास के कार्य किए जाएं और देश की सेना को मजबूत किया जाए, हरामखोरी खत्म की जाए, हरामखोरों की मुफ्त में खिलाकर हरामखोर नहीं बनाए, आदमी को काम चाहिए। और लेकिन लोगों की मदद, लोगों का, किसानों को उनके परिस्थितियों से, उस तरह की परिस्थितियों से उबारना भी तो सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल है। जो मजबूर है, किसान गरीब है या उसका नुकसान हुआ है, तो सरकार की जिम्मेदारी है ही। लेकिन जो मुफ्त में जो बांट कर लोगों को हरामखोर बना रही है सरकार, ये आप ये बताइए, मुफ्तखोरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हेमंत विजय जी, आप बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, आपकी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप भी इसी तरह से लुटा रहे हैं। मैं कांग्रेस से 2 बातें पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस सवाल पर जवाब। सब्सिडी का जहां तक सवाल आ रहा है, कई परिस्थितियां रहती है, कई सारी जमातें इस प्रकार की रहती है जहां पर सहायता तुरंत दिया जाना आवश्यक होता है। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूंगा इस बात को कि कांग्रेस ने छलावा करके, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र पिछली बार दिया था, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सब प्रकार का कर्जा माफ करेंगे, किसानों ने एक भी कर्जा अब तक माफ नहीं किया। आप ये देखिए कि कोऑपरेटिव सेक्टर के सारे माफ कर दिए गए। किसान, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 50,000 कर्जा माफ करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक का माफ करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कर दिया। लेकिन कांग्रेस सरकार ने भी कर दिया कोऑपरेटिव। कांग्रेस ने कोई भी पैसा आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ है। कांग्रेस ने केवल कहा है, और रिकॉर्ड में बैंक में कोई भी 1 रुपया जमा नहीं हुआ है आज तक। किसान को दोबारा ऋण नहीं मिल रहा है वहां से। और मेरा प्रश्न कांग्रेस से एक और रहेगा कि कांग्रेस क्या राष्ट्रद्रोहियों के वोट ही चाहती है? कांग्रेस को क्या भारत की चिंता नहीं है? और कांग्रेस ने, देखिए आप इस बात को कि 124 का विषय हटा करके आईपीसी के साथ में, और आईपीसी से हटा करके और राष्ट्रद्रोह का अपराध करने वाले लोगों को मनोबल बढ़ाया है। ऐसे लोगों का जो तिरंगा जला सकते हैं, ऐसे लोगों का राजद्रोह को आप देशद्रोह में बदलना चाहते हैं, ये भी लोग समझते हैं तकनीकी तौर पर। क्या सरकार से सवाल पूछना राजद्रोह है? ये एक अपना आप में सवाल। राजद्रोह का अर्थ ही देशद्रोही है निश्चित रूप से। तिरंगा को जलाने वालों के सरकार से सवाल करना राजद्रोह नहीं है, देशद्रोह नहीं है। एक सवाल, जो किसानों के मुद्दे पर लड़ते हैं उनसे, क्या सच है, क्या कांग्रेस जो कह रही है या बीजेपी कह रही है उसमें कितना दम है? आप बताइए, आप तो लगातार लड़ते हैं किसानों के मुद्दे पर। रघुपाल जी भाई साहब, एक तो आपने जनमंच बुलाया, गंभीर बात है। किसानों के बारे में देश में दोनों राजनीतिक पार्टियां गंभीर नहीं है। वो जो लोग कहते हैं स्वामीनाथन आयोग, में उनसे पूछना चाहता हूं कि 2006 में संसद में स्वामीनाथन आयोग आया, 14 तक क्या करते रहे वे लोग? और वो भी नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग किसानों के पूर्ण रूप से बेहतर नहीं है। इसलिए हमने कहा, जो एमएसपी घोषित करते हैं उस पर खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूं, 40 लाख मेट्रिक टन सरसों राजस्थान में उत्पादित है। केवल इन्होंने अभी तक पूरे राज्य में 1 लाख मेट्रिक टन परचेज करने की बात की है। किसानों को 1 मेट्रिक टन पे 8,000 से लेके 10,000 रुपए की हानि उठाने के लिए विवश बनना पड़ रहा है, और सरकार मौन है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, किसान का 39 लाख मेट्रिक टन जो सरसों है वो पूरा 4200 में खरीदे, अपने वादे को पूरा करे। और किसानों के हित की जो घोषणा करने वाली सरकार है, दोनों सरकारें, दोनों पार्टियां 70 साल में किसान का हित किए होती तो देश में 3 लाख किसान आत्महत्या नहीं किए होते, किसान गांव नहीं छोड़े होते, किसान बेरोजगार नहीं होते। दोनों सरकारें देश में किसानों को गुमराह कर रही है। किसानों का वोट लेके मैं किसान हूं, और किसान की परिभाषा पता नहीं है। किसान वो होता है जो 200 दिन गांव में सोता है, जिसकी आय किसान पे। बिल्कुल, किसानों के मुद्दे पर दोनों ही राजनीतिक दलों से किसान संतुष्ट नहीं है, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। आप ये लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहानी है? आपका ये पोस्टर ये बताता है कि कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल है। आप बताइए क्या है आप? सर, मैं एक देश का सैनिक हूँ और 24 साल से देश की सेवा करते आया हूँ, लेकिन मेरे माता पिता का हत्या कर दी गई। आज 14 महीने हो गए मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। उस टाइम में सरहदों पर था, आज मेरे माता पिता के 14 महीने हो गए।
कोई सुनने वाला नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, कोई सुनने वाला नहीं। सारे उच्च अधिकारियों से वसुंधरा के राज में मैंने वसुंधरा तक गुहार लगाई। कांग्रेस के राज में कल भी मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, किसी ने नहीं मिलने दिया। त्यागी जी गवाह है, त्यागी जी को मैंने बोला मुख्यमंत्री से मिलने दो, नहीं मिलने दिया। मेरे माता पिता की डेड बॉडी बरामद करा दी है आत्महत्या के लिए। मेरे कलेक्टर से, बूंदी कलेक्टर, कोटा कलेक्टर, इच्छा मृत्यु की मैंने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक मेरी कोई। अभी आप सेना में हैं? मैं सेना में हूँ साहब, और 24 साल से देश की सेवा करते हैं, और नायक सूबेदार पोस्ट पे हूँ सब, लेकिन मेरे माता पिता की आज तक डेड बॉडी हत्या कर दी गई। मुलजिम पकड़ लिए गए, मुलजिम को न्यायालय से न्याय मिलकर बाहर भी आ गए, लेकिन मेरे माता पिता की अदालत की प्रक्रिया। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के। आप बताइए साहब, आपके लिहाज से क्या मुद्दा है? कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था जो है केवल बातों से काम नहीं चलता। जैसे किसानों के हितों की बात की जाती है, लेकिन उनके हित में दोनों पार्टियां जो है काम नहीं करती। बार बार घोषणाएं होते हैं, लेकिन वो व्यर्थ की घोषणाएं होती हैं और किसानों के हित में कोई काम नहीं किया जाता। इसलिए किसान तो दोनों पार्टियों से नाराज हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां केवल बातें करते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बीजेपी प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं, जब जब केंद्र सरकार के चुनाव आते हैं, ये हमेशा राम मंदिर को क्यों ले आते हैं, और राम मंदिर हमेशा पांचवें साल में क्यों आते हैं? लेकिन इस बार ये मुद्दा नहीं है, इस बार राष्ट्रवाद मुद्दा है उनके लिए। राम मंदिर इस बार शायद उसकी चर्चा नहीं हो रही। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, प्रकाश जावड़ेकर केंद्र मंत्री है, 3 महीने हो गए इनके एफआईआर दर्ज नहीं हुई करप्शन की। क्यों नहीं हो रही? किस कारण से नहीं हो रही? ना कांग्रेस सुन रही। दिल्ली हाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए 1 महीने के अंदर। 3 महीने हो गए प्रकाश जावड़ेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक। क्या कारण है सर? ये मुद्दा उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप क्या कहना? सर, मैं बताना चाहता हूं इनको बीजेपी वालों से कि 5 साल का आप एक काम बता दो, क्या किया आपने कोटा की धरती? आप बताइए, आप बताइए। सर, जीएसटी और नोटबंदी भी ऐतिहासिक फैसले थे, उस पर वोट क्यों नहीं मांगते? ये राष्ट्रीय सुरक्षा ये बात करते, ऐतिहासिक फैसले थे, आपने देश को नई आजादी दिलाई थी जीएसटी पे, आप उस पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप बताइए। सर, हम आकाशवाणी से हैं, हमारा मुद्दा नियमितीकरण का है। हमारे हजारों साथी जो हैं वो बेरोजगार घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन नियमितीकरण का मुद्दा हमारा अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि दूरदर्शन में हमारा नियमितीकरण हो चुका है और प्रसार भारती के दोनों ही बेटे माने जाते हैं, लेकिन अभी तक हमारे आकाशवाणी के साथ इतना भेदभाव क्यों है? आप बताइए। सर, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ, हाड़ौती का एकमात्र आकाशवाणी केंद्र है कोटा, और पूरे 1 साल से वो बंद है। यहाँ साहित्यकार हैं, यहाँ पिंकी जी बैठी हुई हैं, यहाँ किसान है, यूथ है, सबका एकमात्र जो कांग्रेस के समय में शुरुआत हुई थी उसकी, लेकिन इन लोगों ने उस आकाशवाणी केंद्र को बंद कर दिया। और यहाँ के जो लोकल कार्यक्रम जाते थे पूरे 1 साल से वो नहीं आ रहे, लेकिन ये लोग। आकाशवाणी एक बड़ा मुद्दा है, आकाशवाणी केंद्र का बंद होना। संदीप शर्मा जी, एक मुद्दा और है हवाई सेवा का। पिछली बार आपने जब चुनाव लड़ा था तो बड़े जोर शोर से मुद्दा उठा था हवाई सेवा का। आपने हवाई सेवा शुरू भी की, लेकिन वो बंद हो गई। क्या अब उम्मीद करें लोग कि हवाई सेवा शुरू से? पिछले कार्यकाल में भी सांसद जी ने प्रयास किया था और हवाई सेवा प्रारंभ हो गई थी, परंतु तकनीकी कारणों से वो हवाई सेवा सफल नहीं हो पाई। लेकिन आने वाले इन 5 वर्षों में निश्चित रूप से हवाई सेवा उड़ाकर रहेंगे। वो तकनीकी कारण तो फिर भी मौजूद रहेंगे। नहीं, उनको पूरी तरीके से उनका सुलझाव किया जाएगा, और उसके लिए शंभूपुरा में जमीन देख ली गई है, और यदि कांग्रेस सरकार ने वो जमीन अलॉट कर दी तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से इफ एंड बट शुरू हो गया। इफ एंड बट। आप बताइए रजत जी, ये मुद्दा लगातार उठता रहा हवाई सेवा का, और अब एक आकाशवाणी केंद्र का मुद्दा। दोनों मुद्दे अपने आप में बिल्कुल वाजिब बात है कि हवाई सेवा क्यों नहीं है, जबकि हमारा ये बहुत बड़ा शहर है, कोचिंग सिटी है, कोचिंग हब है, लेकिन हवाई अड्डा अब तक नहीं बनना एक वाकई हमारे लिए एक बहुत दुखदायी बात है। और आकाशवाणी के जो हमारे साथी अभी बता रहे हैं, आकाशवाणी के लिए तो मैं ये कहूंगा कि शायद ये आवाज दबाने की सी बात हो गई है। आखिर आकाशवाणी को बंद करने का पीछे कारण क्या है, जबकि बूंदी में हमारा एक बहुत बड़ा टावर यहाँ पे स्थिति में लगाया गया था, जिस दौर में लगाया गया था। बिल्कुल, सबसे बड़ा रिले सेंटर वो आकाशवाणी का बूंदी में लगा था। आप बताइए, ये जो मुद्दे हैं, इनके अलावा आपको लगता है कि कौन सा मुद्दा है जिस पर हमेशा राजनीति होती है और बात नहीं होती? जैसे किसानों के लिए एमएलए साहब ने बताया कि जो बीमा कंपनियां हैं, फसलों की बीमा हो जाता है, उसके बाद उसको खराबे का पैसा मिलता है। तो ये सर मुझे बताएंगे 17-18 और 18-19 में कितने किसानों को बीमा क्लेम दिया गया है, जबकि इन्होंने सिर्फ एक बीमा कंपनी खड़ी करके किसानों के नाम पे एक लूट मचा रखी है। किसानों से बिना पूछे पैसा काट लिया जाता है केसीसी से, उनको बाकायदा 1 रुपया भी वापस नहीं दिया जाता। जैसे पिछले साल उड़द की फसल ज्यादा बारिश से गल गई थी,
तब भी इन्होंने 1 रुपए वापस नहीं दिए किसानों को। और अभी भी मंडी में जब फसल जाती है तो वहां तक की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर बीमा उसकी फसल खराब होती है तो उसको बीमा क्लेम दिलवाया जाए। किसान बीमा का भी कोई मतलब नहीं रहा, कोई अर्थ नहीं रहा, ये सवाल आ रहा है। अब सरकार आपकी है, कांग्रेस की सरकार है त्यागी जी, किसानों का जो बीमा है, पहले में किसानों का बीमा है, क्या उसको लेकर के आप आश्वस्त कर रहे हैं कि अब वास्तव में सही मिलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों को जो भी उनका बीमे का मुआवजा है पूरा मिलेगा। दूसरी जो हवाई सेवा की बात हुई थी, मैं बताना चाहूंगा आपको, माननीय जो बिरला साहब है, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था मैं कोटा में बिरला एयरलाइन चालू करूंगा, यहाँ पे एयर सर्विस चालू करूंगा। अगर चालू नहीं हुई तो मैं अगला लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो क्यों लड़ रहे हैं बिरला जी? चालू कर दिया। हमने जमीन अलॉट की थी शंभूपुरा में, जब मैं नगर विकास न्यास का चेयरमैन था धारीवाल साहब, एक बार तो चला दी, एक बार तो चलाई। हम लोगों ने यहाँ पर शंभूपुरा में जमीन, लेकिन उन्होंने वहाँ पे हवाई अड्डा चालू नहीं करा और महारानी जी हवाई अड्डा वहाँ पे लेके झालावाड़ में। और बिरला जी जिन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए बिरला जो कहा था। अच्छा, कोटा के मुद्दे से अलग हट करके हाड़ौती के मुद्दे पर आते हैं। हाड़ौती में आपके लिहाज से क्या मुद्दे हैं? ये वो वीआईपी इलाका है जहाँ से मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी, उनके पुत्र सांसद हैं लगातार, आप बताइए क्या मुद्दा? देखिए, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में वर्क प्लेस पर महिलाओं के सुरक्षा के लिए निर्देश दिए थे। उसके बावजूद 1997 का जो डायरेक्शन था 2013 में जाकर के और ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के लिए कानून बना, लेकिन उस कानून की अनुपालना नहीं हो पा रही है। एक तरफ हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की कि हर डिजिटल इंडिया, लेकिन आज कानून की स्थिति ये है कि एक महिला को न्यायालय में शरण लेने के लिए ये जो वांछित अनुतोष चाहती है, उस अनुतोष की प्राप्ति के लिए उसको दूसरी पार्टी को नोटिस लड़ने के लिए भी उसको पूरी मदद नहीं मिलती। नोटिस तामील कराने की जो बात आती है ना, उसमें 2 साल लग जाते हैं महिला को और नोटिस तामील तक नहीं हो पाते। और जब बात आती है अनुतोष मिल भी जाता है तो उसकी अनुपालना नहीं हो पाती है। ये सारी शहर की ग्रामीण सभी महिलाओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिससे महिलाओं को न्याय मिले। महिलाएं स्वच्छ, ये मुद्दा यहाँ का नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। इस लिहाज से अभी हम हैं कोटा शहर में और इस इलाके के 2 संसदीय क्षेत्र हैं जहां से लगातार बीजेपी नुमाइंदगी कर रही है। दुष्यंत सिंह झालावाड़ और बारां से लगातार सांसद हैं और ओम बिरला एक बार फिर यहां से चुनाव मैदान में हो। पिछली बार बड़े अंतर से जीते थे, उन्हें कांग्रेस के रामनारायण मीणा यहां पर टक्कर दे रहे हैं। यहां बात हो रही है हाड़ौती की, हाड़ौती के मुद्दों की, हाड़ौती की राजनीति की, और यहां पर राजनीतिक दावों की हकीकत क्या है उसकी पोल लगातार खोली जा रही है। आप बताइए सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। कोटा में मुख्य मुद्दे जिससे चुनाव लड़ा जा रहा है, सबसे हवाई सेवा, नंबर 2 किसानों का मुद्दा, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो जीएसटी का है। छात्रों को जिसकी फीस 1 लाख रुपए होती है तो अभिभावक को 1,18,000 रुपए भरना पड़ता है। लगभग 2.5 लाख 2 से 2.5 लाख यहाँ पर बच्चा आता है। उस पर सांसद महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की, केवल पत्र लिखे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कितना नुकसान कोटा के बच्चों को हो रहा है। लेकिन संसद में बार बार मुद्दे उठे हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड लिखे गए हैं, पत्र लिखे गए हैं, मुद्दे उठे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। नतीजा हो तो काम हो। आपको लगता है जीएसटी खत्म होना चाहिए? खत्म होना चाहिए जीएसटी। स्टूडेंट्स के ऊपर जीएसटी होनी ही नहीं चाहिए। इसके ऊपर संसद में कांग्रेस सरकार आती है तो उनको इस पे काम करना चाहिए और जीएसटी समाप्त होनी चाहिए। आप बताइए सर, आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी रहे हैं, आप साहित्यकार भी हैं, ये यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? यहाँ पर मेन मुद्दा तो विकास का मुद्दा है। अभी जो सांसद थे यहाँ से ओम बिरला जी, उन्होंने 5 साल में एक भी विकास का काम किया हो तो वो मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। गिना रहे हैं कई। अभी जैसे हवाई सेवा का मसला था, हवाई सेवा के लिए उन्होंने घोषणा की थी कि मैं यहाँ से हवाई सेवा शुरू करूंगा। अगर हवाई सेवा में शुरू नहीं कर पाता तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस तरीके के कई हवाई सेवा, लेकिन उनका कहना कि टेक्निकल कारणों से बंद होगी, शुरू हो गई थी। टेक्निकल कारण क्या होते हैं साहब? अब जब जमीन का एलोकेशन हो गया, जमीन अलॉट कर दी गई कांग्रेस के राज में, तो फिर उन्होंने वहां पे उसकी जमीन हवाई अड्डा क्यों नहीं बनाया? अगर हवाई, बिल्कुल बड़ा सवाल है, बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं। आप बताइए हेमंत जी, हवाई सेवा का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। आपके नेता ने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर नहीं होगा। मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं, हवाई सेवा पर केवल भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ही काम किया है। अभी त्यागी जी जो ये कह रहे थे कि हमने अलॉट कर दी, आज तक भी हवाई अड्डे के लिए जमीन अलॉट नहीं हुई है। केवल मास्टर प्लान में वसुंधरा जी की सरकार उसको लेकर के आई है।
और हमारा ही प्रयास है और कि हवाई जहाज चालू हुआ, तकनीकी कारण से रुका गया। और मेरा पूरा विश्वास है इस बात का कि 5 साल की अगली सरकार है मोदी जी की में हवाई जहाज यहाँ से निश्चित रूप से प्रारंभ होंगे और हवाई जहाज हवाई अड्डे के लिए आप बताइए। मैं त्यागी जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना लागू की है, वो क्यों नहीं लागू करी इन्होंने गहलोत जी ने, जबकि सब राज्यों में लागू हो गई है। बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो कोटा शहर सबसे ज्यादा प्रतिभावान छात्र देता है पूरे देश को, आईआईटी को के स्टूडेंट्स देते हैं, वहां पर आईआईटी को लेकर के एग्जाम के सेंटर तक नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है, हर चुनाव में ये बात आती है लेकिन होता कुछ नहीं है। और ये कई सवाल आए हैं खासतौर पर हवाई सेवा को लेकर। हवाई सेवा के लिए मैंने पहले भी आपसे बताया कि निश्चित रूप से इन 5 वर्षों में हालांकि केंद्र सरकार ने प्रयास करके पूरे भारतवर्ष में जितनी हवाई सेवाएं प्रारंभ की, हमारे यहाँ महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमारा जो पूर्व हवाई अड्डा था वो छोटा था। अब आप बताइए कि आप अगर वापस जीतते हैं तो आप वास्तव में क्या करेंगे? निश्चित रूप से अगर कांग्रेस की वर्तमान में आज सरकार है, शंभूपुरा में यदि प्रदेश की सरकार जगह अलॉट कर देती है तो निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर अंदर केंद्र सरकार यहां पर हवाई जहाज प्रारंभ कर देगी। मगर आपको पता है कि एक बार अगर कहीं पर हवाई अड्डा बन गया तो 100 किलोमीटर तक कोई नया हवाई अड्डा नहीं बन सकता। झालावाड़ में बन चुका है। बिना शंभूपुरा में जमीन अलॉट हुए हवाई अड्डा प्रारंभ नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो जगह है वो बहुत छोटी पड़ती है, उसमें बड़े हवाई जहाज नहीं जुड़ सकते। सबसे बड़ी तकनीकी कारण है, पहले भी तकनीकी कारण यही रहा जिसकी वजह से हवाई जहाज नहीं चल पाया। आप बताइए त्यागी जी, अगर आपके सांसद बने कांग्रेस से राम नारायण मीना, वो पहले भी सांसद रहे हैं, उनके सामने भी ये मुद्दे रहे होंगे लेकिन आपने कभी इसका जिक्र किया नहीं, अब क्या होगा? भाई हवाई अड्डे की आप बात कर रहे हैं, एयर सर्विस की, कोटा जो कि एजुकेशन सिटी है पूरे हिंदुस्तान में और हजारों बच्चे यहाँ आईआईटी सीपीएमटी की शिक्षा लेने आते हैं और सेलेक्ट होकर अपना करियर बना के जाते हैं, उनके अभिभावक भी आते हैं। कोटा इंडस्ट्री सिटी भी है, चालू करेंगे। हमने हमारे समय में इनकी जानकारी में नहीं है, अध्यक्ष भी झूठ बोल रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी माननीय शांति धारीवाल जी ने और हमने यहाँ पे शंभूपुरा में जमीन आरक्षित कर दी थी एयरपोर्ट का। शुरू होगा क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से। आप बताइए, अगर ये सत्ता में आते हैं दोनों ही, कोई भी सरकार आए, कोई भी सांसद बने, आप क्या चाहते हैं बहुत कम शब्दों? एक तो हवाई अड्डा यहाँ की प्राइम आवश्यकता है, एक लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ी आवश्यकता है। लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा, ये बड़ा मुद्दा है न केवल हाड़ौती के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। रिम्पी कुमारी, आप बताइए, जो भी सांसद बने उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? यही उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट किसानों के लिए जो वादे करती है, पहली बात उनको लागू करे, वरना वादा करना बंद कर दे और किसानों से आप वोट बैंक समझकर किसानों से वोट ना लें, या फिर खुद ही अपनी सरकार तय कर ले, किसानों के पास जाए नहीं। जब आपको किसानों की तरफ देखना ही नहीं, किसानों के लिए कुछ करना ही नहीं है, तो क्यों किसानों की तरफ, किसानों के मुद्दों पर गौर किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। रजत जी, ये मुद्दे हर बार उठते हैं बहुत कम शब्दों में, आपको लगता है कि कुछ होगा इस इलाके? फिलहाल देखिए कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ होगा, क्योंकि जो हम इस माहौल में महसूस कर रहे हैं ये मुद्दे गौण हैं। हर बार मुद्दे उठते हैं, हर बार इन्हीं मुद्दों की बात होती है, हवाई सेवा की बात होती है, किसानों के मुद्दे की बात होती है, पानी के मुद्दे की बात होती है, पानी को टेल तक पहुंचाने की बात होती है। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि कोचिंग वाले इलाके में नया कोटा शहर जो है वहां पर पीने का पानी आज भी उस तरह से मैसर नहीं है, जहां पर टैंकर माफिया पनप रहा है। कई तरह के सवाल हैं, उन सवालों को उम्मीद करनी चाहिए जो भी सांसद आएगा उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ये था कोटा से जनमंच और आप देख रहे थे राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान पर। फिर किसी शहर में मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।